हेलो फ्रेंड, आपका अपने लॉ और पॉलिटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक प्रश्न लेकर आ रही हूँ जो कि थर्ड सेमेस्टर की प्रॉपर्टी लॉ से रिलेटेड है, जिसमें क्वेश्चन है अचल या स्थावर संपत्ति की परिभाषा दीजिए, या अचल स्थावर संपत्ति क्या होती है, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी, डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। तो हम ज़्यादा देर नहीं करते हुए इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो इसमें हम बताते हैं कि जो अचल स्थावर संपत्ति की परिभाषा है वो संपत्ति अधिनियम 1882 की धारा 3 के अनुसार व जनरल नॉलेज एक्ट 1897 की धारा 3 व 25 के अनुसार इनका दोनों को संयुक्त रूप से उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, जिसमें बताया कि जो अचल संपत्ति क्या है। अचल संपत्ति में कौन है? अचल संपत्ति में भूमि है और भूमि से उत्पन्न लाभ है और भूमि से संलग्न वस्तुएं हैं, यानी भूमि से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं। तो इसमें उन्होंने बताया कि जो खड़ा काष्ठ और खड़ी फसल है और घास है वो अचल संपत्ति के अंतर्गत नहीं आते। फिर उन्होंने बताया कि जो भूमि है, भूमि के अंतर्गत ऐसा कौन सी भूमि के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो ये है भूमि की भूमि के अंतर्गत आता है भूमि की सतह का एक निश्चित भाग, दूसरा आता है सतह के ऊपर का एक निश्चित भाग, और तीसरा है सतह के नीचे की भूमि। यानी सतह के नीचे की भूमि से रिलेटेड हम जैसे कुएं बना लेते हैं या अंडरग्राउंड मकान बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह सतह के नीचे की जमीन आ जाती है। और भूमि में जो झीलें हैं, तालाब हैं, नदियाँ हैं, खनिज हैं, वो सब भी अचल संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। जो खुदाई करने पर हमें जो खनिज प्राप्त होते हैं प्राकृतिक, वो, और जो मानव प्रयत्न से जो मानव ने निर्माण किए हैं, जैसे कुएं हैं, दीवार हैं, वो सब भी अचल संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। तो सार रूप से कहते हैं कि जो भी ज़मीन है और ज़मीन से रिलेटेड है, जैसे कि कोई भी इमारत खड़ी है उसके ऊपर, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकती, खड़ी है तो खड़ी है, वो सब क्या आ गई? अचल संपत्ति होगी, ठीक है। और चाहे कुआं है, जोड़ है, तालाब, वो एक जगह स्थिर हैं, तो ये सब अचल संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है भूमि से उत्पन्न लाभ। तो भूमि से उत्पन्न लाभ अचल संपत्ति के अंतर्गत आते हैं कि जैसे रास्ते का अधिकार, रास्ते के डिमांड करते हम, पेड़ों से जो लाख इकट्ठा करने का अधिकार, बंधक की अचल संपत्ति में हित है, मंदिर के पुजारी का वंशानुगत पद, भूमि पर लगे मेले, किराया वसूलने का अधिकार, हाट लगाना, किसी बुचड़खाने या बाजार से फीस उगाने का अधिकार, किराया इकट्ठा करना, चरागाह का अधिकार, हिंदू विधवा और उसके पति की अचल संपत्ति में हित। तो ये सब क्या आएगा? अचल संपत्ति के अंतर्गत ही आएगा। तीसरा है जो भूमि से संलग्न वस्तुएं। भूमि से संलग्न नहीं, भूमि से जुड़ी हुई वस्तुएं। भूमि से जुड़ी हुई पहले है कि जो भूमि से जड़बद्ध वस्तुएं हैं, यानी जो चीज़ वस्तुएं हैं जो कि भूमि से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि उस पर घास उगती है, तो वो सब क्या है? भूमि से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं। जो घास हैं तो वो उसमें अगर फलदार पेड़ है तो वो भी भूमि से जड़बद्ध वस्तुएं हैं। लेकिन जब उन्हें काट देंगे, काट करके इमारती लकड़ी के लिए बेच देंगे, तो वो मूवेबल हो जाएंगे, यानी अचल संपत्ति बन जाएगी। इनमें से अचल संपत्ति के अंतर्गत वही आएंगे जो जड़ हैं, जो जड़ से जुड़ी हुई है भूमि से, ठीक है। तो इसमें केवल उन्हीं फसलों का नाम अचल संपत्ति के अंतर्गत आएंगे जो उस पर जड़ है, चाहे वो फलदार पेड़ है, अगर वो उस पर स्थिर फल दे रहा है तो वो अचल आएगा। लेकिन अगर उसे काट करके इमारती लकड़ी बना देंगे तो वो अचल संपत्ति हो जाएगा। दूसरा है भूमि से जुड़ी हुई वस्तुएं। तो भूमि से जुड़ी हुई वस्तुओं में क्या आएगा? भूमि से जुड़ी हुई वस्तुएं कुछ भी हो सकती है, भूमि से जुड़ी हुई हैं, तो उसकी वो भी अचल संपत्ति में आएगा। जैसे भूमि के अंतर्गत दीवार, भूमि के ऊपर दीवार बनाना या कोई कुआं खुदवाना, तो वो भूमि से जुड़ गए हैं, क्योंकि भूमि से इंटरनल या बाहरी रूप से जुड़े हुए हैं। कुआं अंदर बनता है भूमि के अंदर, तो भूमि से जुड़ी हुई वस्तुएं भी। भूमि से जुड़ी वस्तु संलग्न वस्तु। भूमि से जुड़ी से वस्तु कैसे? जैसे कि हम मकान बनाते हैं, मकान क्या है? भूमि से जुड़ा हुआ है, तो उसमें जो भी खिड़कियाँ, दरवाजे लगे हुए हैं, वो सब क्या है? भूमि से जुड़ी वस्तुओं से जुड़ी हुई वस्तुएं, अटैच्ड है, संलग्न है। तो ये थी आपकी एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।